जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। ये हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब का हमारा हैंडल नेम है @accuracy_IAS। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये हमारा यहाँ पे है। और दूसरा ये है कि जैसे आपको मैं अभी क्लास भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वीडियो भी आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको उस चीज़ का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा ये भी मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट जैसे जो नोट्स होते हैं या वीडियो होते हैं, तो उसका यूज़ अपने मतलब खुद के स्वार्थ के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, या जैसे मतलब औरों को आगे मतलब वो जैसे होता है ना बेचने का, या उस तरीके का सोच रहे, या मैंने देखा भी है। ठीक है, तो मेरा अभी इंटेंट यही है कि अभी जैसे मैं नोट्स जो है पीडीएफ नोट्स, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड करूँगा जल्दी ही। ठीक है, और मैं अभी रखे हुए तो वो मैं रिमूव करूँगा। ठीक है, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ रहेगा। प्लस इसके लिए मैं एक मतलब अभी फीस भी रख दूंगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट उसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और प्लस कुछ स्टूडेंट उसका मिस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि सीसैट का जो फीस है वो 15 to 20,000 अभी मिनिमम है। आप कंपेयर कर लेना किसी भी टीचर से जो अभी मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको खुद क्वालिटी पता चल जाएगा। ठीक है, बस अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कंटेंट है मेरा, जैसे क्या होता है बहुत बार है ना, अभी मैं फ्रीली अवेलेबल करा रहा हूँ तो कोई मेरा ही कंटेंट उठा के इसका पेड कोर्स चालू कर देगा। उससे बेटर है कि कॉपीराइट का इशू आए। इससे बेटर है कि मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड, जैसे ईमेल आईडी आता है जैसे हर एक का, जैसे आपने अगर मतलब मेरा सब्सक्रिप्शन लिया तो वो पीडीएफ पे आपका ईमेल आईडी आएगा। और दूसरा ये है कि उसका जो भी है मतलब उसका जो भी चार्ज होगा, फीस होगा, उस तरीके से मैं इसका एक पोर्टल क्रिएट कर दूंगा। क्योंकि क्या है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला है कि जो एक मैं डेली आपको मतलब 5 to 7 पेज पढ़ाता हूँ, उसके लिए मुझे मतलब 3 to 4 आवर तो मिनिमम जाते हैं। ठीक है, और ऐसे होता है बहुत बार अगर मतलब एक सेशन में नहीं होता, 2 सेशन बैठना पड़ता है। उसके बाद जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर उसका कोई मिसयूज कर रहा है, ठीक है, या मतलब उसका वैल्यू नहीं कर रहा है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है ना कि जैसे मेरा भी मूड खराब हो जाता है, या जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ उस पर मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, तो कंसंट्रेशन भी खराब हो जाता है, या मतलब जो होता है ना कि एक वे में मैं जा रहा हूँ तो वो भी खराब हो जाता है। तो सिंपली ये है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्लस फीस के साथ मैं नोट्स ये करूंगा। अब इसमें मैंने अभी ये मॉडल नहीं सोचा है कि मतलब पर टॉपिक पीडीएफ रखना है, या जैसे मतलब जैसे पर टॉपिक पेमेंट का रखना है, या फुल कोर्स का रखना है, ये अभी मैंने सोचा नहीं है। तो इसके ऊपर मैं अभी मतलब विद इन 1 वीक में एक मॉडल बना लूंगा, या जो एग्जिस्टिंग मॉडल होते हैं डिफरेंट कोचिंग के वेबसाइट के, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कोई देख लूंगा। जब वो चालू हो जाएगा तो उसके बाद मैं ये कर दूंगा। तो अभी तक के जितने भी पीडीएफ मैंने डाले हैं, तो मैं पुराने पीडीएफ रिमूव कर दूंगा टेलीग्राम से। केवल अभी प्रोबेबिलिटी का चलता रहेगा। और ये भी आप समझ लेना कि जिस तरीके का स्टूडेंट से एक्सपीरियंस मुझे आ रहा है, ठीक है, जैसे बैड एक्सपीरियंस किसी स्टूडेंट से, तो उसका इम्पैक्ट मेरे पे भी गिरता है, और उसका इम्पैक्ट बाकी स्टूडेंट्स पे भी गिरता है। तो आप अगर मेरे मतलब मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं बता दे सकते हो आपकी तरफ से, तो एटलीस्ट आप अननेसेसरी बैड एक्सपीरियंस मत दो। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं किसी स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट मेरे को मतलब अननेसेसरीली ये करने की कोशिश करता है ना, मतलब बुरा बर्ताव करने की कोशिश करता है, तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे एक टॉपिक कोई भी आप मेरा ले लो, ठीक है, मेरे वीडियो प्लस नोट से आप कितने आवर में कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर लो, यही टॉपिक है ना, आप या तो खुद से कर लो, या किसी और टीचर से कर लो, या किसी और बुक से कर लो, कहीं से भी कर लो, और उतने आवर्स में या उतने ही मतलब ड्यूरेशन में आप वो टॉपिक कंप्लीट करके दिखाओ। ठीक है, बाकी टीचर से, खुद से, या उस लेवल पे। ठीक है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। बस ये है कि मैं अगर कोई वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर आप यूपीएससी के कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में है, या जिनकी एज बहुत कम है, तो बहुत हद तक अरोगंट है, तो क्लियरली देखो आपका जैसे बाद में सॉरी बोलना, अपोलॉजी करना, उससे जो मेरे ऊपर इम्पैक्ट आता है, या जो ये होता है उसका कोई मतलब आप रिकवर नहीं कर सकते हो। तो क्लियरली है कि मैं नोट्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है, नोट्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने वाला हूँ। ठीक है, प्लस जो नोट्स है वो पेड, या आप ये समझ लो कि फीस रखने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या है, आपको फ्री का कदर नहीं है, तो आपको जो मार्केट के हिसाब से चलता है आपको उसी हिसाब से रखने वाला हूँ। ठीक है,
और जो अच्छे स्टूडेंट है या जो अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि ये मेरा एक लिमिटेशन है कॉपीराइट के वजह से भी, क्योंकि मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ, कल को कोई भी बुक उठा लेगा और पढ़ाना चालू कर देगा एज इट इज, ठीक है। तो मैं बुक नहीं बना रहा हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ अपने टीचिंग के लिए, तो ये मेरे टीचिंग तक ही लिमिटेड है, ठीक है। इससे कोई और टीचिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कॉपीराइट के लिए भी मैं इस पे मतलब पासवर्ड वगैरह सब रखने वाला हूँ, और कोई अगर कॉपी करेगा तो बाद में लीगल एक्शन भी उसके ऊपर लिया जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है आज का। और जो मैं जानता हूँ, जो भी आज मैं 5 या 6 मिनट स्टार्टिंग में बोला हूँ, तो आपने भी देखा होगा कि मैं मोस्टली पढ़ाने की तरफ ही मेरा ध्यान ज़्यादा होता है। तो ये मुझे बोलना पड़ा है, क्योंकि कल का लेक्चर मैं इसी वजह से ले नहीं पाया, क्योंकि मैं काफ़ी मतलब उसमें मेरा मतलब माइंड या बाकी चीज़ें भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, तो अननेसेसरी डिले हो जाता है। और एक बात बतानी थी, प्रोबेबिलिटी का जो और एक लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का जो है लगभग खत्म हो जाएगा सारा जो जो है। अभी टोटल प्रोबेबिलिटी और एक बेस थ्योरम बोल के है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से 5 लेक्चर लूंगा, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो ये आप बाद में कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो अगर लगा मुझे तो कोई और टॉपिक चालू कर दूंगा, नहीं तो इसका बचा हुआ वो बेस थ्योरम वगैरह वो खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है। हाँ, और एक बात मुझे बतानी है, जैसे आपको टेलीग्राम पे जिस मोमेंट नोट्स आता है, अगर समझो आपको टेलीग्राम पे 6:30 पे नोट्स आता है, तो आप ये समझ लो कि मेरा नोट्स है ना 6:29 पे रेडी होता है, तब मैं उसका पीडीएफ बना के इमीडिएट टेलीग्राम पे डालता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इमीडिएट मैं मतलब उसका ही वीडियो बनाने का चालू करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास नोट्स रेडीमेड है, या मतलब ये सब मेरे पास रेडीमेड पड़ा हुआ है और मैं मतलब ऐसे ही डालने के लिए डाल रहा हूँ। कभी भी वो टाइप करना पड़ता है, उसके सॉल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है, एक जगह नहीं होते हैं। और जिस जहाँ सॉल्यूशन होता है वहाँ सॉल्यूशन या तो शॉर्टकट में होता है, या तो बहुत सारे स्टेप मिसिंग होते हैं, ठीक है। तो टेम्पलेट बनाना पड़ता है। तो ये मत समझना कि मैं बस मतलब कभी भी डाल रहा हूँ, किसी भी समय डाल रहा हूँ, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मुझे डील करने पड़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और डाई मार्क्ड 1 to 3 इन रेड, 1 to 3 नंबर रेड में है, 4 5 6 इन ग्रीन टॉस्ट। इवेंट ए इवेंट दिया क्या, नंबर इज इवन, ठीक है। और बी क्या दिया है, इवेंट नंबर इज रेड। तो हमें क्या निकालना है, ए और बी इंडिपेंडेंट है क्या, नहीं निकालना है। देखो हम क्या करेंगे, ए डाई है, 1 to 3 रेड में है और 4 5 6 ग्रीन में है, तो सैंपल सेट कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा एनएस तो मिल गया 6, तो हम ए इवेंट का लेंगे। ए इवेंट में क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। इवन में कौन है, 2 4 और 6 है, तो कितने नंबर है, 3 है। देखो इसमें कलर का कोई कंडीशन नहीं रखा, इसमें केवल नंबर का कंडीशन, तो हम नंबर के हिसाब से चलेंगे। तो हमारे यहाँ 3 बन गए। अब बी में हमें केवल कंडीशन दिया किसका, रेड का, तो हम रेड वाले लेंगे। रेड वाले कौन है, रेड वाले 1 2 3 है, तो हम 1 2 3 को लिखेंगे। यहाँ कितने एलिमेंट है, 3 है। अब हमें इंटरसेक्शन लेना है ए और बी का। ए और बी का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, वो आएगा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, बोथ में कॉमन कौन है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक एलिमेंट कॉमन है। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ए का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा हमारा, ए में 3 एलिमेंट थे, 3/6 1/2 आएगा। बी का आएगा 3/6 1/2 आएगा। इंटरसेक्शन का कितना आएगा, 1/6 आएगा। आपको पूछा इंडिपेंडेंट है क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट का चेक करने का फॉर्मूला ये है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी। तो आपको बस वैल्यू रखना है, लेफ्ट साइड में 1/6 है, राइट में 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम नहीं है। नॉट सेम मतलब नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यूपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके का नहीं पूछेगा हमें नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी वर्डिंग में ही क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट ऐसे ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यूपीएससी ऐसे वर्डिंग में क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो क्या किया आपको, नंबर 2 के क्वेश्चन में गिवन ए एंड बी आर सच दैट पी ए का वैल्यू 1/2 दिया है, पी ए यूनियन बी का वैल्यू 3/5 दिया है, पी बी का वैल्यू पी दिया है, आपको ये निकालने को बोला है। तो पी निकाल, आपको पीबी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें क्या किया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का अलग कंडीशन दिया है और इंडिपेंडेंट का अलग कंडीशन दिया। तो यहाँ 2 प्रॉब्लम है। हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, पी ए का वैल्यू 1/2, पी ए यूनियन बी का 3/5, पीबी का वैल्यू आपका दिया है पी, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला मालूम है एडिशन थ्योरम से। मैं ये जानबूझ के ये नाम नहीं लिख रहा हूँ बीच बीच, ठीक है। बाद में लगा तो मुझे मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है। एडिशन थ्योरम है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको इसका वैल्यू दिया है, इसका दिया है, इसका आप पी रख लोगे, तो हम इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो आपको मालूम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, 0 होता है। तो ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओ, इन चीजों के, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, इंटरसेक्शन 0 होता है, ठीक है। तो आपका ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हट जाएगा। तो आपका बनेगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आप वैल्यू रखोगे,
इधर का वैल्यू 3/5 है, इधर का वैल्यू 1/2 है, इधर का वैल्यू p है। आप क्या करोगे, 1/2 इधर लाओगे, माइनस होगा। देखो दोनों का यहाँ पे छेद अलग है, यहाँ पे मतलब है ना, एक का 5 एक का 2 है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करो ऊपर और मल्टीप्लाइड बाय 2 नीचे करो, 3 इंटू 2 और 5 इंटू 2। अब इसको ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो, ये नीचे का हो जाएगा 10 तो ये 6 - 5 आएगा आपका, ऊपर आएगा 1। ठीक है, ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। अब इंडिपेंडेंट के लिए हमें निकालना है। इंडिपेंडेंट के लिए क्या है आपका, पी ए यूनियन बी, ये जैसे का वैसा डेटा लिखा है। आपको इंडिपेंडेंट का मालूम है, इंडिपेंडेंट होता है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आपने पी ए इंटरसेक्शन बी में क्या किया, इंटरसेक्शन किया पी ए इंटू पी बी, तो पी ए 1/2 है और ये पी है, तो ये p/2 हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वापस यूज करेंगे एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम में हम यूज करेंगे पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 1/5, ये पी बी का वैल्यू p है और ये p/2 है। तो ये इसको मैं अलग सॉल्व कर लूंगा, इसको इधर सॉल्व कर लिया, बाकी इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा। यहाँ पे एक गलती हुआ है लिखने में, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये 1/2 है, ठीक है, ये आपका 1/2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है नोट्स में, ठीक है, तो ये आपका 1/2 है, तो वो इधर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ राइट साइड में क्या बचेगा आपका, 2p माइनस p/2, ये बचा p/2 बचा। बाकी इसको तो हमने ऊपर सॉल्व किया था, इसका वैल्यू कितना आया था ऊपर सॉल्व करने के बाद, इसका आंसर आता है हमारा 1/10 आता है, ठीक है। तो हमने इस 2 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका p इज इक्वल टू 1/5। ये कैलकुलेशन आप देख लेना बीच में, ये जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी बोला है, फॉर्मूला बेस्ड ऐसा डायरेक्ट ऐसे सिंबॉलिक बेस्ड नहीं देगा डायरेक्टली, ठीक है। तो हम सिंबॉलिक क्यों कर रहे हैं, सिंबॉलिक हमारे प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है। आपको ए और बी क्या किया, इंडिपेंडेंट दिया है, और पी ए 0.3 पी बी 0.4 दिया है, और आपको ये निकालने के लिए बोला है। तो मुझे लगता है कि ये आप चारों वैल्यू आप निकाल लेना, क्योंकि ये हमने पहले निकाले हुए हैं, ठीक है। ये आप होमवर्क की तरह कर लेना, और ये सॉल्व दिया हुआ है। और कहीं पे अगर किसी पॉइंट में, कहीं पे फ्रैक्शन में कोई गलती हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 4 नंबर का। आपको ए और बी दिया है इवेंट, पी ए का वैल्यू दिया 1/4, पी बी का वैल्यू 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया 1/8, और आपको बोला है पी नॉट ए पी नॉट बी निकालो, ठीक है। ये देखो, ये नॉट वाला जो कैटेगरी है ना, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये नॉट वाला कैटेगरी आपको आगे भी आएगा। तो देखो, हम ये वैल्यू डेटा एज इट इज लिख लिया ये, और हमें ये निकालने को बोला है पी नॉट ए पी नॉट बी, मतलब क्या होता है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमें ये निकालना है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आप याद रखना। तो हमने ये ऊपर भी पहले सॉल्व किया हुआ है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या लिखोगे, पी ए यूनियन बी, ऊपर आएगा डैश, डी मॉर्गन लॉ से, फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यूज करोगे, तो आपको मालूम है पी ए यूनियन बी और पी ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू 1। तो आप पी ए यूनियन बी डैश का वैल्यू आएगा 1 माइनस ये, तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पुट कर पा रहे, क्योंकि हमें ये डायरेक्ट इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले का आंसर ये हो जाएगा, लेकिन हमें ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो हम ये निकालेंगे एडिशन थ्योरम से, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 1/4 1/2 1/8 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका 8 करना पड़ेगा, तो ये आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना डिनोमिनेटर सेम करने का। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5/8, लेकिन हमारा ये निकालना था हमें पी, और ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखना। जैसे एग्जाम में अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा और आपको ये यूनियन दिया हो, ये यूनियन निकाल लोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो 1 माइनस 5/8 आएगा, ऊपर आएगा 8 माइनस 5, तो आ जाएगा 3/8। तो देखो, मैं ऐसे जो बीच बीच में बोल्ड देता हूँ ना, ये बोल्ड बना के क्यों देता हूँ, क्योंकि अगर आप एग्जाम में ना, मतलब अगर आपको ये बाकी सारी चीजें अगर करनी आती है और आप अगर डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर पाओ, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर लेना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार है ना, आपको वो पी ए भी नहीं दिया जाएगा, पीबी भी नहीं दिया जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी भी नहीं दिया जाएगा, आपको नॉट पूछा जाएगा, बस ये दिया जाएगा। तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद होगा, तभी आंसर आपका वहां पे बन जाएगा फटाक से। अब देखो, आपको क्या किया है, आपको यहाँ पे फिर से उसी तरीके का प्रॉब्लम दिया है, आपको यहाँ इंडिपेंडेंट पूछा है। तो ये क्वेश्चन आप क्या कर लेना, प्रैक्टिस की तरह होमवर्क कर लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्योंकि उसी तरीके से यूज करना होता है।
ठीक है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी का ही पार्ट है, आप कर लेना। छह नंबर का क्वेश्चन में भी ठीक है, मैं आपको ये करा दूंगा क्योंकि ये बहुत पहले हमने किया हुआ है, तो ये आप भूल गए होंगे, तो बस ये वाला मैं पार्ट करा दूंगा, बाकी का मोस्टली रिपीटेशन ही है। देखो कितना नंबर का है वो, 2 नंबर का है, हाँ। ये देखो यहाँ क्या दिया है, पी ए नॉट बी, पी ए एंड नॉट बी, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा पी ए डैश, सॉरी पी इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका ये फॉर्मूला है, यहाँ पे जो जिसके ऊपर डैश नहीं उसको एज इट इज लिखोगे, और माइनस क्या करना है, माइनस लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, तो वो माइनस लिख लेते हो ना, वो डैश का काम हो जाता है आपका वहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला हमारा पहले भी आया हुआ है। तो इसका 0.3 है, इसका 0.18 है, आप सॉल्व करोगे तो उसका आ जाएगा 0.12। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी नाइदर वाला हमने किया हुआ है। देखो नाइदर वाले में मैंने आपको ऊपर ये फॉर्मूला बना के दिया था, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बाकी का कैलकुलेशन आप कर लेना, ये भी एक तरीके से होमवर्क की तरह ही है, ये पूरा का पूरा टाइप एक रिपीट हो रहा है। ये 7 नंबर के क्वेश्चन को आप स्टार कर देना, इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और आपको ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपको ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बस सिंपली समझना है। आपको एक डाई फेंका है, 3 बार फेंका है, ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। आपको एक डाई है, 3 बार फेंका है, 3 बार फेंकोगे तो 216 हो जाएगा सैंपल स्पेस, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें इसको उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, हमें इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे एटलीस्ट वंस ऑड नंबर आना चाहिए। देखो सबसे पहले तो ऐसा होता है कि डाई आपने 3 बार फेंका है, अगर आपको एटलीस्ट ऑड नंबर 1 बार चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, ऑड नंबर मिनिमम 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, क्योंकि 3 डाई है ना, ये पहली डाई पे आ गया, दूसरी पे आ गया, तीसरी पे आ गया। ठीक है, मतलब पहली बार फेंका, दूसरी बार, तो ये आपका सबका एडिशन हो जाएगा। अब इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर ये ऑड नंबर आप एटलीस्ट लाना चाहते हो 1 बार, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड। नॉट ऑड मतलब ही क्या होता है आपका इवन। तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला है उसको लिख रहे हैं हम यहाँ पे। आपको चाहिए ऑड चाहिए एटलीस्ट, तो 1 माइनस क्या आएगा, 0 ऑड्स। ठीक है, क्योंकि नॉट ऑड, इसका मीनिंग ही क्या हो जाएगा, नॉट ऑड। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का हमने फॉर्मूला लिखा। अगर आपका 0 ऑड है तो उसका मतलब क्या होगा, तीनों के तीनों पे क्या आएगा, इवन आएगा, तीनों के तीनों पे क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 3 टाइम्स आपका आएगा फॉर्मूला इवन वाला। अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी, अब आपको मालूम है कि जैसे डाई होता है, डाई पे कितने नंबर होते हैं, एक डाई पे 6 नंबर होते हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं इवन नंबर लूं तो इवन नंबर क्या है, 2 4 और 6 है। तो अगर मैं इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालता हूं एक डाई का, क्या आएगा, 3/6 मतलब 1/2। तो एक डाई पे इवन आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2 है। तो ये आपको मतलब लॉजिकली आपको यहाँ पे समझना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें तीनों के तीनों पे इवन नंबर चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे होता है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट वाला कंडीशन नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें ऑल पे चाहिए। तो जब ऑल वाला आ जाता है तो हम कंपलसरी यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो इवन नंबर है पहले डाई पे, इवन नंबर है दूसरे डाई पे, इवन नंबर है तीसरे पे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 4 6 ये हो गया। ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, एक डाई पे इवन नंबर लाने का 1/2। तो पहले डाई का 1/2, दूसरे का 1/2, तीसरे का 1/2, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1/8 आएगा। लेकिन हमें इवन का पूछा है क्या, नहीं पूछा, हमें ये पूछा है, हमें पूछा है एटलीस्ट 1 बार ऑड। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में से सारे इवन को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा इवन का कितना था, ये 1, इवन का कितना था 1/8। तो 1/8 को 1 में से माइनस करो, 8 - 1 7/8। तो ये प्रॉब्लम है ना, आपको पूरा सैंपल सेट लिख के नहीं करना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मार्क कर दो, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। तो वहां पे देखो क्या होता है, हमने जिसका डायरेक्ट पूछा हम उसको नहीं निकाल रहे,
हम उसके अपोजिट वाले का निकाल रहे हैं, उसके अपोजिट वाले का निकाल सकते हैं हम मल्टीप्लीकेशन करके, फिर बाद में उसको 1 में से माइनस करना होता है, ठीक है। नहीं तो आप अगर डायरेक्टली निकालोगे ऑड का तो आप ये निकाल लोगे 1/8, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी एक टाइप है नहीं, ठीक है। हमने अभी प्रॉब्लम देखा है पिछले क्लास में, उसमें रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड था, मतलब आप कोई भी कार्ड खींच रहे हो, कार्ड नहीं खींच रहे हो, तो हमने रिप्लेसमेंट नॉट रिप्लेसमेंट वाली कैटेगरी देखी है पहले, उसमें सैंपल स्पेस कम हो जाता है। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं ना वो है कैटेगरी रिप्लेसमेंट अलाउड, रिप्लेसमेंट अलाउड, तो इस पे फोकस करो। रिप्लेसमेंट अलाउड कर दिए तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप गलत करके आ जाओगे। आपको बोला है 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, तो इस वर्ड पे आपको फोकस करना है, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 10 ब्लैक बॉल रेड, सॉरी फ्रॉम 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। आपको पूछा प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल आर रेड, उसके बाद फर्स्ट इज ब्लैक सेकंड इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। देखो वर्डिंग में बहुत फर्क है, ये टोटली अलग कैटेगरी बन जाती है, ठीक है। इसको फिर स्टार कर देना। आपको रिप्लेसमेंट अलाउ करिए तो इसका इंपैक्ट क्या होता है ये समझेंगे हम। पहले तो हम सैंपल स्पेस निकालेंगे, सैंपल स्पेस कितना है 10 + 8 18 आ गया, आपके एनएस कितना आ गया 18 आ गया, तो ये हमें रिक्वायर्ड है। तो अभी हम पहला केस लेते हैं, तो पहले ब्लैक बॉल कितने 10 है, रेड कितने 8 है। हम पहला केस लेते हैं, पहले केस में हमें दोनों रेड चाहिए, तो हम क्या करते हैं पहला रेड निकालते। जब हमें पहला रेड निकालना है तो हमारे पास एनएस कितना था 18 था, और एनआर कितना था 8 है, बराबर। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा NR/NS बनेगा, तो हमने बस इसको लिख के रख दिया, यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हम रिप्लेसमेंट अलाउड की है बॉल की, जैसे हमने एक बॉल निकाल लिया बॉक्स में से, रिप्लेसमेंट अलाउड है मतलब क्या है, पहला बॉल निकालने के बाद आप उसमें दूसरा बॉल डाल दोगे, समझ में आ रहा है। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो बैग में जितने बॉल थे उतने ही रहेंगे अगली बार भी। तो देखो हमने एक बॉल यहाँ निकाला, तो आइडियली हमारे पास बॉल कितने बचने चाहिए थे 17 टोटल और 7 रेड। लेकिन क्या हुआ कि जैसे आपने बॉल निकाला वैसे उसमें एक बॉल ऐड हो जाएगा, तो आपने रेड का निकाला तो रेड का ऐड हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे फिर से जब सेकंड बॉल निकालना है तो टोटल 18 हो जाएंगे, फिर से रेड भी 8 ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज पे फोकस करना है, ये कम नहीं होना, ये कम नहीं होता है। रिप्लेसमेंट अगर अलाउड है तो ये कम नहीं होगा, नंबर शुरुआती नंबर सेम रहेगा, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था हमारे रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड में, वो एक से नंबर कम हो रहा था, तो ये आपको फोकस करना है। एनएस आपका सेम रहेगा और एनआर भी आपका सेम रहेगा, तो आपका NR/NS हो गया। तो आपको दोनों बॉल रेड चाहिए, तो क्या होगा पहले का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या होगा PR1 PR2, ठीक है। तो देखो NR/NS, तो आपको दिख रहा है ये नीचे का जो है ना, नीचे का ऑलवेज सेम रह रहा है, NS। वहां क्या होता था, वहां पे हम ऐसे ले रहे थे NS1 NS2, क्योंकि वो एक से कम हो रहा था। यहाँ कम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और ऊपर का भी अगर आप देखोगे तो हमने केवल RR लिखा है, NR क्यों, ऊपर का भी कम नहीं हो रहा, वो रिप्लेस हो रहा है। लेकिन जो पुरानी टाइप थी हमारी उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम ऐसे लिख रहे थे NR1 NR2 ऐसे कर रहे थे हम, ठीक है। तो यहाँ कम नहीं होता है, तो बस यहाँ पे आपको फोकस वो करना है कि वो संख्या कम नहीं होगी। तो आपका कितना आएगा 8/18, तो 4/9 4/9 16/81। ये कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, बस आपको ये स्टेप समझ में आनी चाहिए कि हम यहाँ पे ये क्यों कम नहीं कर रहे, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रही है, इमीडिएटली रिप्लेस हो रहा है। अब देखो अभी नेक्स्ट क्या है, पहला बॉल क्या है ब्लैक है, दूसरा रेड है, तो क्या होगा ये बीच का आप सब देख लेना। मैं क्या करूंगा, पहला ब्लैक है दूसरा रेड है, NB/NS NR/NS, यहाँ पे आऊंगा डायरेक्ट। देखो जब आप एग्जाम में होंगे ना, तो एग्जाम में आपको इस स्टेप पे डायरेक्टली आना पड़ेगा, क्योंकि ये बाकी का जो प्रोसेस है आपको पूरा कैलकुलेशन यहीं पे समझना पड़ेगा। देखो एग्जाम में जाके है ना आप ये पूरा प्रोसेस नहीं कर सकते हो, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। एग्जाम में जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है वो अभी करनी है, और आप जितना क्विक मतलब डायरेक्टली आंसर के पास या उसके स्टेप के पास जा सकते हो, तो आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी पाओगे, ज्यादा एक्यूरेट भी आ पाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जब समझा रहा हूं, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो मैंने बीच में एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं यहाँ स्टेप बढ़ा देता हूं, तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं आप डायरेक्ट लिख दो, मैं समझने के लिए यहाँ डिटेल में रखा हूं, ठीक है। तो आपको इस स्टेप पे आना है। अभी देखो पहला ब्लैक है तो NB/NS, और दूसरा रेड है तो NR/NS। क्या हो गया 10/18 8/18, सॉल्व करोगे ये कैलकुलेशन आप देख लेना, ये 20/18 81 आएगा, ठीक है। अब देखो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसके वर्डिंग आपको ये फोकस करना है, ये क्या दिया है, ठीक है, बस इस पे फोकस करो। आपको क्या बोला है, वन बॉल इज ब्लैक, आपको बोला है कि पहला ब्लैक है कि दूसरा ब्लैक है, नहीं बोला है। ऑदर इज रेड, देखो यहाँ पे ऐसे दिया ना ये वन ऑदर, तो इसमें हमें पहला दूसरा नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, दो। तो पहली केस बनेगी पहला बॉल ब्लैक और दूसरा बॉल रेड, और दूसरी केस बनेगी यहाँ प्लस का सिंबल आएगा बीच में, ठीक है। और दूसरी केस क्या बनेगी हमारी, क्योंकि ये और बन गए ना केस, दूसरी केस क्या बनेगी हमारी, पहला रेड और दूसरा ब्लैक, पहला रेड और दूसरा ब्लैक, दो केस बन गए। तो यहाँ पे आपको बीच में ये प्लस का साइन है, ये गलती से मल्टीप्लाई का डाला है, ठीक है, ये प्लस, ये प्लस वाला साइन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये और वाली केस है। तो यहाँ पे और एक करेक्शन है। अब देखो पहला अगर ब्लैक लेता हूं मैं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां मैंने लिखा नहीं है फॉर्मूला, मैं यहां ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं पहला ब्लैक लेता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, एन बी बाई एन एस, और दूसरा रेड लेता हूं तो एन आर बाई एन एस, ठीक है। और उसके प्लस है, प्लस क्या है, अगर पहला रेड लेता हूं तो एन आर बाय एन एस, और दूसरा ब्लैक लेता हूं तो एन बी बाई एन एस। ये ब्रैकेट में जो ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, और जो बाहर है वो ये ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल है। तो ये देखो मैंने इसी फॉर्मूला को यहाँ लिखा है, मैं वो बाद में ऐड कर दूंगा यहाँ पे। देखो ये हो गया आपका 10/18 ब्लैक का, 8/18 रेड का, प्लस ये आपका आ गया पहले रेड का 8/18 और ब्लैक का 10/18। तो यही सेम बॉक्स कितनी बार आया, दो बार आया, तो बाहर दो लिख लिया, तो बाहर ये दो एज इट इज, ये आपका आ गया 5/9, ये आ गया 4/9, तो आपका हो गया ऊपर 40/81। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है कि ये कैसे बना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड का ऑर्डर नहीं दिया, तो दो केस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बाद में ऐड कर दूंगा, ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है ना, ये ऐड कर दूंगा बाद में, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय ए एंड बी इंडिपेंडेंटली। यूपीएससी इस तरीके के वर्डिंग के क्वेश्चन पूछ सकता है, ए का कितना है 1/2, बी का कितना है 1/3, ये बोथ ट्राई इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे बोथ निकालना है। फाइंड प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व एंड एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व। पहले तो ऐसा है कि बोथ सॉल्व, फिर ऐसा है कि एक सॉल्व, ठीक है। आपको पीए दिया है, पीबी दिया है, आपको प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्व लेना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व क्या आएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व इज यूनियन निकालना पड़ेगा, पी ए यूनियन बी, ठीक है, पी ए यूनियन बी। लेकिन अब ये देखो यहाँ पे मैं जिस जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं उस पर फोकस करो। आपको प्रॉब्लम सॉल्व का प्रोबेबिलिटी आएगा पी ए यूनियन बी, मतलब दोनों ने सॉल्व करना है। तो हमारा ये फॉर्मूला एडिशन थ्योरम का है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो अब आपको मालूम है इंडिपेंडेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी। तो हमने वही लिखा है, इंडिपेंडेंट है तो ये बनेगा, तो उसको यहां रख दिया फॉर्मूला को, ठीक है। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी। तो आपका आएगा ये 1/2, ये आएगा 1/3, ये माइनस 1/2 1/3 1/6 हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया 1/6, तो अभी इनका सबका 6 करना पड़ेगा। तो 6 करने के लिए यहाँ 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर 3 से, 3 है तो नीचे 2 से, 2 से, ठीक है। तो आपका आएगा 3 2 -1, तो बाय 6, तो आ गया आपका 4/6, ये आ गया आपका 2/3। तो आप इस प्रोसेस पे फोकस करना, क्योंकि यूपीएससी इस ठीक है, अभी हम यहाँ से चालू करते हैं, बीच में थोड़ा सा कैमरा का इशू आया था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से देखते हैं, इसलिए मैं सामने लैपटॉप रहता है मेरे, तो वहाँ दिख जाता है मुझे कि स्क्रीन कब बंद हो रहा है। अभी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व, तो अभी इसमें क्या है ना, इक्वल टू के इधर जो लिखा है ये ऐसे यहाँ तक, तो ये अलग है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व।
तो क्या आएगा, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ओनली ए सॉल्व, प्रोबेबिलिटी ओनली बी सॉल्व, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये बस समझने के लिए इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो मैं यहाँ पे बॉक्स डालने का देखता हूँ, कुछ हो सकता है तो। अब देखो एग्जैक्टली वन सॉल्व का क्या होगा, या तो अकेला ए सॉल्व करेगा या तो अकेला बी सॉल्व करेगा, बीच में आएगा प्लस। तो अलोन ए सॉल्व करने का क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए सॉल्व करेगा लेकिन बी नहीं सॉल्व करेगा, प्लस ये आपका आएगा बी सॉल्व करेगा लेकिन ए नहीं करेगा। अभी हमने ऊपर मैंने आपको यही मार्क कराया था आज, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला क्या बनता है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये अगर बी के साथ होगा तो ये फॉर्म बनेगा पी बी माइनस पी, सॉरी पी बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन ए। आपको मालूम होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम होता है। तो ये जो यहाँ पे आया है दो बार, ये और ये दोनों माइनस है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो एग्जैक्टली वन सॉल्व के लिए। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप डायरेक्टली ये सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये बहुत बार ऐसा होगा कि शायद एग्जाम में आप ये बना ना पाओ या आपको क्लिक ही ना हो। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला बता हो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आपको मालूम है इंडिपेंडेंट है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो हमने क्या किया, पी ए पी बी और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय पी ए पी बी, तो ये 1/2 ये 2 मल्टीप्लाइड है 1/2 1/3, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 1/3 1/, तो अभी हम क्या करेंगे, ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/3, तो प्लस और माइनस ये दोनों हट गए, तो 1/2 बचा केवल। तो आपको एग्जाम में ना देखो, मैं ऐसे बीच बीच में जहां आपको फॉर्मूले बना के दे रहा हूं, तो आपको इनको फोकस करना है। ठीक है, आपको इनको फोकस करना है, अगर आप इनको फोकस कर लोगे तो आपको डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द 52 कार्ड डेक, वन कार्ड इन विच ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। आपको ई दिया है, स्पेड का कार्ड है, तो यहाँ 3 केसेस दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इन केसेस को अलग डायरेक्टली देखना चालू करते हैं। तो पहला केस सॉल्व करते हैं हम, 52 कार्ड है यानी एनएस हमारा 52 हो गया। ई क्या दिया है पहले केस में, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, स्पेड में कितने कार्ड होते हैं 13। एफ क्या है, कार्ड ड्रॉन इज एस, एस कितने होते हैं 4, तो ई में स्पेड के 13 कार्ड आएंगे यानी मतलब 13 हो गया। एफ है एस, एस में आ जाएंगे 4, तो इनका प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे 13/52 हो जाएगा, 4/52 हो जाएगा। अब आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, देखो स्पेड में 13 कार्ड है, 13 मतलब ए से लेके 10 जे के क्वीन। ठीक है, तो इसमें कॉमन आएगा एस, तो दोनों में कॉमन है एस का स्पेड, वो एक ही पत्ता है, तो उसका आ जाएगा इंटरसेक्शन 1, तो 1/52 आएगा। अब इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या नहीं है आप चेक कर लो। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या नहीं है आप चेक कर लो। ठीक है, सिमिलरली ये सेकंड क्वेश्चन भी है, सिमिलर टाइप का ही है, आप होमवर्क की तरह कर लेना। ठीक है, बस मैं आपको ये थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा बता दूंगा, थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का ही है। आपको ई क्या दिया है, ई में दिया है आपको किंग होना चाहिए या क्वीन होना चाहिए, इसमें क्या लिखोगे, किंग का 4 और क्वीन का 4, तो 8 हो जाएगा। एफ में क्या लिखोगे, एफ में आपको बोला है क्वीन या जैक होना चाहिए, तो क्वीन का 4 और जैक का 4, कितना हो गया 8। लेकिन जब इनका इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन मतलब क्या है, ये पहला ई है, ई में क्या है किंग या फिर क्वीन, और ये एफ है, एफ मतलब क्या क्वीन और जैक, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्वीन है, तो इंटरसेक्शन में केवल क्वीन का आएगा, तो यहां आएगा 4। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। ठीक है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, बाकी का कैलकुलेशन एज इट इज ही है, जैसे हमने पहले देखा हुआ है ना इंडिपेंडेंट इवेंट का, उसी तरीके का है। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, यूपीएससी से वर्डिंग वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, अभी कितना है, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी आपको ऐसा वर्डिंग वाला क्वेश्चन पूछेगा। आपको क्या दिया है कि इन हॉस्टल 60% रीड हिंदी, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर और 20% रीड बोथ। ठीक है, अब आपको रैंडमली सिलेक्ट करना है एक स्टूडेंट। आपको पहले प्रोबेबिलिटी पूछा है नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, फिर आपको पूछा इफ शी और ही रीड्स हिंदी फाइंड प्रोबेबिलिटी रीड्स इंग्लिश, मतलब हिंदी पढ़ती है तो इंग्लिश का निकालो, तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया। सिमिलरली इंग्लिश पढ़ती है तो हिंदी का निकालो, फिर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया। तो देखो एच फॉर हिंदी, ई फॉर इंग्लिश, तो हिंदी का प्रोबेबिलिटी 60% है, 60 को कन्वर्ट करना है पहले, तो 0.6, इंग्लिश का 40% है तो 0.4, ये आपका इंटरसेक्शन कितना दिया है, दोनों पढ़ते हैं 20% तो 0.2। तो आपको देखो पहला केस निकालना है, पहले केस में क्या है, पहले केस में फोकस करो, नाइदर है। नाइदर का मतलब क्या होता है, नाइदर का मतलब आपको ये होता है डैश। ठीक है, इस तरीके से
एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, मतलब दोनों नहीं पढ़ती है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मालूम है, बोथ अगर पढ़ती है और बोथ नहीं पढ़ती है तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो बोथ का रिप्रेजेंटेशन यूनियन वाला आता है और इसका इंटरसेक्शन आता है, मतलब पी एच यूनियन ई, और इसका आएगा पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू 1। तो हमें ये निकालना है, तो ये उधर जाके क्या होगा, 1 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी एच यू। तो आपको मालूम है ये क्या है, ये एच इंटरसेक्शन यू, ये है आपका एडिशन थ्योरम। तो पी एच यूनियन ई इज इक्वल टू पी एच प्लस पी माइनस पी इंटरसेक्शन ई। तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, बस इसको ऊपर रख रहा हूं। तो ये इंटरसेक्शन एक तरफ है, ये 1 माइनस ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में चला जाएगा। तो ये ब्रैकेट में, हम इसको ब्रैकेट में पहले सॉल्व करेंगे। ये 1 माइनस बाहर एज इट इज है 0.6 0.4 माइनस 0.2, तो आपका ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 और 0.2 एज इट इज है। माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 1 कैंसिल, 0.2 बचेगा, ये आपका आ गया 0.2 आंसर। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है ब्रैकेट में, जो मैंने आपको यहाँ बना के दिया है ये भी याद रखना, ये आपको ज्यादा सॉल्व करने में फायदा करेगा। देखो आपको कंडीशन दिया है, हिंदी पढ़ती है तो इंग्लिश का निकालो, तो क्या आएगा, पी ई गिवन दैट एच, तो ये आपको निकालना है। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, पहले हमने किया हुआ है बहुत। सिमिलरली इंग्लिश पढ़ती है तो हिंदी का निकालो, तो स्टार्टिंग में आएगा पी एच स्लैश ई, तो ये आप निकाल लेना, ठीक है। अब ये आपको यूपीएससी ऐसे मतलब छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, अगर पूछेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे देखो क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, मतलब कितने डाई है यहाँ पे, पेयर 2 डाई है। तो देखो आपको सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए सैंपल स्पेस कितना है डाई का। आपको एग्जाम में ये सैंपल स्पेस नहीं बनाना है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये लिखना है एनएस कितना है, 36 है। ठीक है, मैंने ये दिया क्यों है, क्योंकि मेरे पास ये बना हुआ है तो मैं कॉपी पेस्ट करके डाल सकता हूँ यहाँ पे। ये आपको तो वो रटा होना चाहिए, तब तक आपको मालूम होना चाहिए इवन प्राइम नंबर कौन है, केवल 2 है। वो क्या बोल रहा है, दोनों के दोनों डाई पे क्या आना चाहिए, इवन प्राइम आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए। तो 2,2 तो कितनी बार आया, केवल ये पॉसिबिलिटी केवल एक बार होती है, तो आपका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/36। तो अगर आपको ये लॉजिक होता ना, बता ये NS 36 है और ये एक ही बार आ सकता है ऐसे, तो डायरेक्टली आप आंसर तक पहुंच जाते विद इन 30 सेकेंड। अब ये डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा यूपीएससी फॉर्मूला से, मतलब फॉर्मूला के सिंबल में, क्योंकि ये तो डायरेक्ट 12th में मेंशन किया ऐसे हो जाएगा। आपको दिया 2 इवेंट है इंडिपेंडेंट ए बी, आपको पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है, ABCD में से। तो हमें मालूम है 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू PA.PB, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक मतलब एक ऐसे मैंने बॉक्स में ऐसे डाल के भी दिया था आपको, अगर ये इंडिपेंडेंट है ए और बी तो ये भी करेक्ट आएगा और इसका भी करेक्ट आएगा, ये मैंने आपको लिख के दिया था, ठीक है, पूरा एक बॉक्स दिया था, वो चारों के चारों सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं PA' इंटरसेक्शन B', तो आएगा PA' मल्टीप्लाइड बाय PB'। तो मैं क्या करूंगा, ये मुझे मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का, PA प्लस PA' इज इक्वल टू 1, PA' का वैल्यू निकाल रहा हूँ 1 माइनस PA, तो यहाँ पे ये वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा ऊपर। सिमिलरली PB' का वैल्यू निकालूंगा 1 माइनस PB, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में ये जाएगा, एक ब्रैकेट में ये जाएगा, तो PA' इंटरसेक्शन B'। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, एक साथ लिख सकते हो PA'-B', तो ये आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी एक ब्रैकेट में है 1 माइनस PA मल्टीप्लाइड बाय दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस PB। तो ये आपको पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है चार्जिंग, तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि आप चार्जिंग भूल जाते हो लगाना और सडनली लैपटॉप शट डाउन होने वाला होता है, तो पूरा वीडियो वहीं पे एंड हो जाता। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट हुआ है। तो आप ये समझ लो कि मोस्ट ऑफ द टाइप कवर हो चुके हैं हमारे प्रोबेबिलिटी के। अभी एक बस एक टाइप बचा है जो एग्जाम रिलेटेड आता है, ऑड्स ऑफ एन इवेंट, या मतलब ऑड्स फेवरेबल टू इवेंट, ठीक है, और अनफेवरेबल टू इवेंट। तो ये बचा है, तो ये टाइप भी हो जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको बोला था टोटल प्रोबेबिलिटी बोल के एक कंसेप्ट है अभी 12th में, वो थोड़ा सा मतलब एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, ठीक है। तो इनके ऊपर लगभग मतलब 40 क्वेश्चन होंगे 12th के प्रोबेबिलिटी में। तो पहले मैं वो सॉल्व कर लूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं उसको सीक्वेंस में लगा दूंगा, क्योंकि इसके रिलेटेड मुझे क्वेश्चन कुछ CSAT के बुक्स में दिखे हैं, ठीक है। तो ये मैं कराऊंगा, इसको अलग से करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई एक टॉपिक हम इसके लिए छोड़ दे कि
थोड़ा एडवांस लेवल का लग रहा है, ये लग रहा है, तो इसके लिए आप समझ लो कि हमें 4 to 5 वीडियो लग जाएंगे, और इसके लिए हमें एक वीडियो लगेगा। तो जो प्रोबेबिलिटी का जो मैंने आपको बोला था, तो प्रोबेबिलिटी जो जितना मुझे कराना था वो कल एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो जो भी बचा हुआ है मैं उसको और 4-5 लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है। तो आप ये समझ लेना वो मैं सेफ साइड के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्या है कुछ बुक्स ने दिया हुआ है, ठीक है। सीसैट का जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला है कि जैसे हम सीसैट का जो फॉलो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो न्यू वाली है। मतलब हम जैसे क्या कर रहे हैं कि 12th तक जो भी एनसीईआरटी आप समझ लो कि अगर 9th से लेकर 12th तक, या अगर उसके पहले भी कहीं मेंशन है, तो जहां टॉपिक मेंशन है वो हम फॉलो कर रहे हैं। प्लस जो पीवाईक्यू है, इसके प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यू बहुत कम है, तो उसके भी प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यू मैं उन टाइप में डाल दूंगा, ठीक है। अभी आप समझ लो कि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, लगभग सारे टाइप पढ़ा दिए। तो प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यू मुझे मुश्किल से 10 क्वेश्चन ही मिले, ठीक है। तो वो 10 क्वेश्चन अभी मैंने लिए नहीं इसमें, तो वो 10 क्वेश्चन मैं उन टाइप्स में नोट्स में ऐड कर दूंगा, या फिर लगा तो उसका एक अलग लेक्चर ऐड कर दूंगा, ठीक है। वो पीवाईक्यू तो आप खुद भी सॉल्व कर लोगे जैसे आपको टाइप डिटेक्ट हो जाएगा, तो ठीक है। प्लस दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि हम जो सीसैट के बुक्स है, ठीक है, अब जैसे मैं खुद जो सीसैट के बुक अभी फॉलो कर रहा हूँ, तो अभी मेरे पास लगभग मतलब 3 सीसैट के बुक्स है, मतलब ठीक है, किसी ऑथर के वेल नोन है या किसी कोचिंग के, ठीक है। तो उसमें जो भी टाइप्स होते हैं वो हम ऐड करते हैं, तो लगभग ये सारे टाइप उनके इसमें भी है, तो हमने कवर कर लिया। बस थोड़ा सा बचा है वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। और मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, जैसे मैं जनरली ये चीज़ें मतलब इंटरेक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जैसे जो भी मेरा नोट्स है या कोर्स है, ठीक है, क्योंकि इशू क्या है, इशू में देखो मैं अगर इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो उसके बाद एटलीस्ट एक्सपेक्टेड ये होता है कि जिसको भी बेनिफिट हो रहा है या जो भी उसको फॉलो कर रहा है उसका फायदा उठा रहा है, तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेड ये होता है कि सामने वाले की तरफ से या तो एक्नॉलेजमेंट आए, ठीक है, ठीक है, या तो एक्नॉलेजमेंट आए, ठीक है, या फिर आप कोई फीडबैक नहीं देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब या तो आप एक्नॉलेज करो, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है, या आप न्यूट्रल रहो कि आपको कुछ मतलब बताना ही नहीं है। लेकिन आप अगर मतलब अननेसेसरी निगेटिव ही मतलब सामने वाले से इंटरेक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो भाई बेटर है कि आप किसी और कोचिंग का कंटेंट आप फॉलो करो, ठीक है। वहां पे भरो फीस आप, ठीक है, 12 से 15 हजार भरो, 18 हजार भरो, 20 हजार भरो, मुझे कोई इशू नहीं है। देखो अगर मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं, आप एक्नॉलेज करो या न्यूट्रल रहो, ठीक है, लेकिन आप मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे अभी और बैठना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको समझने के लिए बता देता हूँ, ठीक है, आप सब लोगों को लग रहा होगा कि कंटेंट जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो बस एक इनपुट बता देता हूँ। अब जैसे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें लगता है लैपटॉप लगता है, ठीक है, उसके बाद आपका लगता है आईपैड लगता है, या कोई भी आप टैब पकड़ लो, आईपैड लगेगा, प्लस आपका पेंसिल लगेगा, ठीक है, प्लस आपका जैसे अभी मैं माइक यूज कर रहा हूँ माइक लगेगा, और कैमरा के लिए मोबाइल लगेगा, ठीक है। आप अगर जैसे मैं अभी इसका जो मैक है, एप्पल का मैक है 16 इंच वाला, वो यूज कर रहा हूँ, जो मतलब सबसे मतलब जो बड़ा वर्जन है, तो आप ये समझ लो कि ये 2 लाख का तो कम से कम मेरे पास है, मैं मतलब 1-1.5 साल पहले लिया हुआ है। अब जैसे आईपैड का भी आप समझ लो कि आईपैड प्लस पेंसिल अगर आप काउंट करोगे तो ये आपका 35 to 40 मिनिमम जाता है, ठीक है। के आप अगर माइक कंसिडर करोगे तो माइक आपका जाएगा मेरा लगभग मतलब 3.5 के, ठीक है। अगर आप मोबाइल पकड़ोगे तो आपका मिनिमम जाएगा 25 के। सो ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी, या मैं यूज कर रहा था ये चीजें, तो ये वीडियो मैं आपको बना के डाल रहा हूं, ठीक है। तो आप ये समझो कि दिस थिंग्स आर नॉट इन फ्री, उसके पीछे ये इन्वेस्टमेंट है, तब ये आपको चीजें मिल रही है, ठीक है। प्लस प्लस जो भी है मैं आपको नोट्स दे रहा हूं ना, अगर यही नोट्स अगर मैं किसी से टाइप कराऊं ना, वो तो इतना टाइप कर भी नहीं पाएगा पहला चीज, और एरर क्रिएट कर देगा। और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो मैथ वाली टाइपिंग में 50 to 100 रुपीज पर पेज लेगा, ठीक है। तो आप ये समझ लो 50 to 100 रुपीज पर पेज, अगर आप डेली का नोट्स भी देखोगे, अगर मैं आपको 7 to 8 पेज भी बना के दे रहा हूं, तो ये लगभग 700 से 800 रुपये का खर्चा है ये। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज मतलब फ्री में आती है। और प्लस अभी जैसे मैंने ग्रुप में नहीं डाला है, ग्रुप में मैं डालने का भी मैंने सोचा नहीं है। अब जैसे मैंने जो क्लासरूम सेटअप होता है, ठीक है, तो क्लासरूम सेटअप का मैंने इंक्वायरी किया था लगभग 1 महीने पहले, मैंने इंक्वायरी या मतलब 1.5 महीने पहले इंक्वायरी किया था मैंने,
तो जो कोटेशन मुझे दिया है ना, तो कोटेशन अगर मैं 86 इंच का अगर बोर्ड लेता हूँ तो 2.5 लाख केवल बोर्ड का जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे कैमरा लेना है, जैसे उसको 4K PTZ कैमरा बोलते हैं, तो उसका मुझे लगभग 80K जाएगा, ठीक है। अगर मुझे उसके लिए माइक लेना पड़ेगा सिनाइजर का, ठीक है, तो आप समझ लो सिनाइजर का माइक कम से कम 30K जाएगा, प्लस वो लाइट और बाकी का जो सेटअप करेगा ना, आप ये समझ लो अब कितना हो गया ये, मतलब लिटरली आप समझ लो लाइट और बाकी सब लगाएगा तो कम से कम 20K। तो आप ये समझ लो कितना 2.5 है प्लस ये 3.8, मतलब मोस्टली जैसे 4 से 4.5 लाख उसका इन्वेस्टमेंट जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ लो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती है। अगर मुझे क्लासरूम सेटअप करना है प्रॉपर, जैसे आप चाहते हो बोर्ड पे पढ़ाना, ये पढ़ाना वो पढ़ाना, तो उसके लिए मुझे कम से कम 4.5 लाख जाएंगे। और प्लस दूसरा जो मतलब है ना, कि जो मेरे जो नोट्स है या जो भी चीज़ है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ और कोई कॉपी कर ले और वो पेड कोर्स चालू कर दे, ठीक है। तो कॉपीराइट का भी एक इशू आएगा, तो वो सारी चीज़ें मेरे को ये करनी पड़ेगी, डील करनी पड़ेगी। तो बेटर ये है कि मैं जो मुझे मतलब जैसे जिस तरीके का ये होता है ना, बैड एक्सपीरियंस आ रहा है या जो भी आ रहा है, तो वो आगे मतलब निगेटिवली मुझे इम्पैक्ट ना करे। क्योंकि क्या होता है, अगर कल को किसी ने और ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस दे दिया या कल को मेरी चीज़ों का किसी ने गैर मतलब फ़ायदा उठा लिया, तो ऐसे हो जाता है कि बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। या मतलब कोई क्यों काम करेगा। देखो मोस्टली क्या होता है लाइफ में, दो चीज़ें होती है। पहला चीज़ होता है, एक होता है नेम, जिसको आप फेम बोलते हो, वर्सेस होता है मनी। तो लोग दो चीज़ों के लिए काम करते हैं। अगर मैं अभी मनी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम से चीज़ आगे बढ़े। और अगर समझो कि कोई ये चीज़ भी नहीं दे रहा है, ठीक है, और प्लस ये चीज़ भी नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा कि आप वर्क किस चीज़ के लिए करोगे। तो ऐसे हो जाएगा ना कि आप वर्क कर रहे हो, बस कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, तो कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो मैं अपना जो भी है मतलब एक वेबसाइट बनाने का भी देखूंगा, ठीक है, जहाँ पे मतलब पूरा डिटेल होगा, प्लस जो भी आपका नोट्स है पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्लस वो मतलब फीस के साथ रहेगा, ठीक है। अभी तो मैं वीडियो यूट्यूब पे ही कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन वीडियो इसके लिए वीडियो के लिए मैं प्रॉपर क्लासरूम सेटअप के लिए इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और वो भी मतलब खर्चा आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ मतलब आपको ये कर रहा हूँ मतलब हिडन वे में कर रहा हूँ। देखो जब मुझे जैसा एक्सपीरियंस आएगा उसके हिसाब से मेरे भी प्रायोरिटी या डिसीजन बनेंगे, या जो भी आगे का प्लान बनेगा उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है। अगर मुझे आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस आता रहेगा, अच्छा फीडबैक आता रहेगा, तो मेरी तरफ से क्या होगा, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा कंटिन्यू में। अगर मुझे मतलब सडन बैड एक्सपीरियंस आएंगे तो भाई मैं उसके हिसाब से तो मतलब कोई ना कोई मैकेनिज्म करूंगा। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। मुझे लगता है मैंने सफिशिएंट बता दिया है कि मुझे क्या करना है या मैं क्या करने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी।